सैफ अली खान पर हमले की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन हमला करने वाला अभी तक नहीं पकड़ा गया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाकुंभ और दिल्ली की खबरें दिखाता हूं। वो तमाम जरूरी खबरें दिखाता हूं जो देश में इन दिनों सुर्खियों में है। महाकुंभ की भी तस्वीर दिखा रहा हूं, दिल्ली चुनाव की भी तस्वीर दिखा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले उन खबरों की लिस्ट बताता हूं कि आज कौन कौन सी खबर आपको अगले 1 घंटे सीधे मुद्दे की बात में 8 से 9 दिखाने वाला हूं। आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे सैफ अली खान की खबर से। सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया है। अभी सैफ अली खान ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। हमलावर की तस्वीर सामने आ गई है, लेकिन हमलावर अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। आज क्या क्या अपडेट है विस्तार से बात करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में करप्शन पर होते ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सौरभ शर्मा मामले में आज फिर ईडी ने ग्वालियर और भोपाल में छापेमारी की है। किसके घर छापेमारी हुई है, कौन है वो लोग, सौरभ शर्मा से क्या कनेक्शन है, सब बताएंगे, जुड़े रहिएगा। तीसरी खबर में बात करेंगे भोपाल से राजगढ़ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। और क्यों बंद हुआ है? ये रास्ता कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है, धरना प्रदर्शन भी नहीं हो रहा है, फिर क्यों बंद है भैया? इस रास्ते पर बना पुल टूट गया है, विस्तार से पूरी कहानी बताएंगे। चौथी खबर में आज आपको महाकुंभ की तस्वीर दिखाऊंगा। अभी प्रयागराज में क्या माहौल है वो भी बताएंगे। और वायरल गर्ल हर्षा महाकुंभ से लौट रही, रोते हुए फिर से एक वीडियो वायरल हुआ है, विस्तार से दिखाएंगे। पांचवी खबर में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। शराब घोटाले मामले में बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड का भी नाम सामने आ गया है। क्या है पूरा कनेक्शन विवेक ढांड का, क्या रोल था शराब घोटाले में, सब बताएंगे, जुड़े रहिएगा। छठी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान एक बार फिर किरण सिंह देव को ही सौंप दी गई है। नाम का ऐलान हो गया है, एक एक तस्वीर दिखाएंगे। और आखिर में बात करेंगे खत्म होते नक्सलवाद की। 12 नक्सलियों को मारकर सुरक्षा बल लौट आए। बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जवानों को। पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ विस्तार से बताएंगे, जुड़े रहिएगा। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं बुलेटिन की। और पहली खबर मैंने आपसे कहा था कि आखिर सैफ अली खान जा सकती थी क्या? सैफ की जान भी जा सकती थी। मतलब आप समझिए कि हमला ऐसा था कि सैफ की जान भी जा सकती थी, क्योंकि अब धीरे धीरे इस बात का पता चल रहा है कि सैफ को जो चाकू मारा गया था उसके घाव कितने गहरे थे। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की गुत्थी उलझती ही जा रही है। मुझे लगा था मैं ये कहूंगा सुलझती जा रही है, लेकिन उलझती ही जा रही है। फैंस को सैफ की चिंता तो है ही, लेकिन हर कोई हमलावर का मोटिव भी जानना चाहता है कि आखिर किस उद्देश्य से उसने सैफ अली खान पर हमला किया। कई सवाल हैं जो अभी भी हवा में तैर रहे हैं, जिनके जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे की अब तक की कई स्थितियां साफ हो चुकी हैं। अब तक क्या क्या हुआ है सैफ अली खान के मामले में, और सैफ अली खान की तबीयत अब कैसी, सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। चलिए पूरी खबर आपको बता देता हूं। शुक्रवार सुबह मुंबई की बांद्रा पुलिस ने सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी से बांद्रा थाने में पूछताछ की गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद सबके मन में यही सवाल था कि क्या ये वही आरोपी है जिसे कल सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के लिए लाए गए व्यक्ति का नाम शाहिद है और इस पर पहले से घर में घुसने के 5 मामले दर्ज हैं। दोपहर होते होते मुंबई पुलिस ने साफ किया कि जिस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया था उसका सैफ अली खान केस से कोई लेना देना नहीं, और हिरासत में लिया गया व्यक्ति हमलावर नहीं है। जिस व्यक्ति को सीसीटीवी में देखा गया था और जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया वो दोनों अलग अलग हैं। इसी बीच पुलिस ने एक और सीसीटीवी फुटेज जारी किया। ये फुटेज सैफ अली खान की बिल्डिंग में संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर जाने का है। सीसीटीवी फुटेज देखकर पता चलता है कि संदिग्ध व्यक्ति रात 1:37 पर ऊपर जाता है और 2:33 पर नीचे आता है। मतलब ये पूरी घटना 56 मिनट की है और 56 मिनट का रहस्य अभी तक ना पुलिस को पता चला है ना आम लोगों को। सब कुछ उसी 56 मिनट में उलझा हुआ है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस की करीब 35 टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। 35 टीमें, सोचिए 35 टीम लगाई गई। इस बीच शुक्रवार सुबह ही सैफ अली खान के डॉक्टर्स की टीम पहली बार मीडिया के सामने आई और पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया। डॉक्टर्स ने जो भी बातें बताई उसके आधार पर सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सैफ अली खान को
कितनी चोटें लगी हैं, विस्तार से आपको बता देता हूं, देख लीजिए। डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ अली खान को सबसे गंभीर चोट पीठ में लगी है और उनकी पीठ में करीब 3 इंच गहरा घाव था। और इसकी गंभीरता को ऐसे समझिए कि ये रीढ़ की हड्डी से मात्र 2 mm दूर था। अगर घाव रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाता तो सैफ अली खान को बड़ा नुकसान हो सकता था। इसके अलावा सैफ की गर्दन में दाहिनी तरफ करीब 10 से 15 सेंटीमीटर गहरा घाव है और दाहिने कंधे पर करीब 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा घाव है। इसके अलावा सैफ अली खान के बाएं हाथ की कलाई पर करीब 5 से 10 सेंटीमीटर गहरा घाव है और बाएं हाथ की कोहनी पर भी चोट लगी है। ये तो थी बात सैफ अली खान को लगी चोट। इसके अलावा क्या जानना है? इसके अलावा अस्पताल प्रशासन ने चाकू के उस टुकड़े की भी तस्वीर जारी की है जो सैफ अली खान के शरीर में मिला है। आप मेरे बगल में जिस चाकू के टुकड़े को देख रहे हैं, ये वही है जो सैफ की पीठ में घुसा हुआ था और टूट गया था। फिलहाल डॉक्टर्स ने सर्जरी करके इसे निकाल दिया है। और क्या कहा है डॉक्टर्स का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए, सुनिए। दो निशान, 2 जख्म हाथ पे थे और एक गर्दन में था जो प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर लीना जैन मैडम ने रिपेयर किए हैं। और मैंने स्पाइन का जो घाव था जहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट अंदर लॉज हुआ था और अंदर ड्यूरा टेयर करके स्पाइनल फ्लूइड आ रहा था, वो ऑपरेशन करके ऑब्जेक्ट निकाला और ड्यूरा रिपेयर करके वुंड रिपेयर कर दिया। सर, उनको अभी आपने शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, जी क्या कंडीशन है? आपने चला? बहुत अच्छी कंडीशन है, वो चल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये तो बात थी सैफ अली खान को लगी चोट की, लेकिन डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ और सवालों के जवाब भी मिले जो गुरुवार से ही हवा में थे और अलग अलग कहानी हवा में तैर रही थी। क्या थी, देख लीजिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सैफ अली खान को हॉस्पिटल लेकर कौन गया था। तो डॉक्टर्स ने बताया कि सैफ अली खान हमले वाली रात अपने 8 साल के बेटे तैमूर और मेड के साथ ऑटो से अस्पताल आए थे, जिनके साथ परिवार का और कोई सदस्य नहीं था। सैफ अली खान की पत्नी करीना और बेटे इब्राहिम अस्पताल बाद में पहुंचे। इसके अलावा डॉक्टर्स ने बताया कि जब सैफ अली खान अस्पताल पहुंचे थे तो खून से लथपथ थे। डॉक्टर्स ने बताया कि फिलहाल सैफ अली खान तेजी से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें करीब 1 हफ्ते का बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अब यह मामला केवल सैफ अली खान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि शाहरुख खान तक भी पहुंच गया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक 14 जनवरी की रात एक युवक ने शाहरुख खान के घर की रेकी की थी। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें दिख रहा है कि एक युवक शाहरुख के घर के बाहर से रेकी कर रहा है। बाद में सिक्योरिटी के अलर्ट होने के बाद युवक भाग जाता है। आखिर बॉलीवुड का दुश्मन कौन है, ये तो पुलिस ही बताएगी, लेकिन सैफ अली खान पर हुए हमले पर आज पहली बार बॉलीवुड की तरफ से प्रतिक्रिया आई और अभिनेता शाहिद कपूर ने सैफ की सुरक्षा और हेल्थ को लेकर चिंता जताई है। क्या कहा है शाहिद कपूर ने, सुनिए। जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न्ड हैं, हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत कंसर्न्ड हैं। आपने इनडायरेक्टली पूछा, आप डायरेक्टली पूछते ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लगता, बिकॉज वी होप दैट सैफ्स हेल्थ इज़ बेटर एंड वी होप दैट ही इज़ फीलिंग बेटर। और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में आज क्या क्या हुआ है, आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया। आगे जो भी अपडेट आएगा आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देता हूं। साल 2024 गुजर चुका है, लेकिन नए साल में मध्य प्रदेश को एक नाम जो आप नहीं भूलेंगे। कौन सा नाम है? सौरभ शर्मा, छापा और राजनीति। देखिए, इस किरदार को, इस शख्स को इसलिए ध्यान से देखना है क्योंकि 24 जाते जाते मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा कांड जिसका जिक्र 24 में तो पूरे साल में सबसे ज्यादा हुआ, 25 में भी ये पीछा नहीं छोड़ेगा। साल 2024 गुजर चुका है, लेकिन नए साल में भी
मध्य प्रदेश का एक नाम जो आप नहीं भूले हों, वो है सौरभ शर्मा। ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में सोने चांदी की सिल्लियां और वो करोड़ों का कैश आता होगा जो सौरभ शर्मा और उसके करीबियों के पास से मिला था। लेकिन नए साल के साथ सौरभ के नए करीबी सामने आ रहे हैं और आज फिर जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या क्या हुआ है आज सब जान लीजिए, आपको विस्तार से पूरी खबर बता देता हूं। शुक्रवार सुबह ईडी की टीम ने राजधानी भोपाल और ग्वालियर में करीब 8 ठिकानों पर छापा मारा। ये कार्रवाई पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोरा के ठिकानों पर की गई। राजधानी भोपाल में कार्रवाई इंद्रपुरी के नवोदय हॉस्पिटल समेत 4 ठिकानों, जबकि ग्वालियर में सीपी कॉलोनी समेत 4 ठिकानों पर की गई। के अरोरा का कनेक्शन पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से बताया जा रहा है। दरअसल के अरोरा विनय हासवानी के बिजनेस पार्टनर हैं और वो फार्म हाउस विनय हासवानी का ही था जहां इनोवा कार में 54 किलो सोना और करीब 11 करोड़ रुपए कैश मिला था। सबसे पहले भोपाल और ग्वालियर से ईडी की इस कार्रवाई पर हमारी एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करूंगा। देखिए रिपोर्ट। श्याम बिहारी के घर B91 इंद्रपुरी में इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है। घर के भीतर ईडी के तमाम सारे अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। कुछ देर पहले कुछ अधिकारी थे और अब यहाँ पे जवानों को भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। ये सब सेंट्रल एजेंसीज के जवान हैं जो हथियार लैस हैं। ईडी के तमाम सारे अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि मामला सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ है। सौरभ शर्मा के तमाम सारे सहयोगी और करीबियों से ईडी इन दिनों पूछताछ कर रही है। ग्वालियर में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के रिश्तेदार और उनके दोस्तों पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। के अरोरा जो पूर्व सब रजिस्ट्रार बताए जा रहे हैं पंजीयन शाखा में, उनके यहाँ ईडी की लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। ग्वालियर के सीपी कॉलोनी में ये के अरोरा का मकान है जहां पर सुबह 5 बजे ईडी के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। रिपोर्ट दिखा दिया, लेकिन जो नाम सामने आए हैं के अरोरा, सौरभ शर्मा और विनय हासवानी का आपसी कनेक्शन क्या है, समझना चाहते हैं? देखिए मेरे बगल में सब कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। जांच एजेंसियों ने सबसे पहली कार्रवाई सौरभ शर्मा के घर पर ही की थी। अगले दिन भोपाल में मेंडोरी के जंगल में एक कार में 54 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मिला। जिस फार्म हाउस में कार मिली वो विनय हासवानी की थी। जब जांच एजेंसी विनय हासवानी तक पहुंची तब पता चला कि विनय हासवानी रिश्ते में सौरभ शर्मा का मौसा है। यह भी पता चला कि विनय हासवानी का बिजनेस पार्टनर के अरोरा है और आज ईडी ने के अरोरा पर कार्रवाई की है। सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं, सब कुछ समझ जाइए। ईडी को के अरोरा के घर पर कोई नहीं मिला है। ग्वालियर में उसके पड़ोसियों ने बताया कि के अरोरा करीब 25 दिन पहले ही पत्नी के साथ अपने घर बेंगलुरु चले गए थे। मतलब साफ है कि जब ईडी की टीम सौरभ शर्मा पर कार्रवाई की शुरुआत की थी तभी के अरोरा परिवार सहित बेंगलुरु चले गए थे। के अरोरा के घर पर 2 किराएदार रहते हैं। ईडी की टीम ने उनसे भी पूछताछ की है। ये तो बात थी के अरोरा और उनके घर पर हुई छापेमारी की, लेकिन सौरभ शर्मा के मामले पर राजनीति का पारा भी हाई है, एकदम चढ़ा हुआ है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने तत्कालीन गृह और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सौरभ शर्मा को परिवहन विभाग में नियुक्ति भूपेंद्र सिंह ने ही दिलवाई थी। अब इतना बड़ा आरोप लगा है तो पलटवार तो होना ही था। उस समय के गृह परिवहन मंत्री और अभी के भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि सौरभ शर्मा मेरे परिवहन मंत्री रहते हुए कभी मेरी विधानसभा में तैनात नहीं रहा। अगर वो ऐसा कोई कागज दिखा देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सुनते जाइएगा, ट्विस्ट बहुत है इस सियासत में। इसी बीच पूरे मामले में एंट्री होती है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। जीतू पटवारी ने एक्स पर एक लेटर पोस्ट करते हुए दावा किया कि ये वही सिफारिशी पत्र है जिसकी वजह से सौरभ शर्मा को परिवहन विभाग में नियुक्ति मिली। पत्र साल 2016 का है, जिसे पोस्ट करते हुए जीतू पटवारी ने पूछा कि भूपेंद्र सिंह राजनीति से संन्यास कब ले रहे हैं। सौरभ शर्मा के मामले में हो रही राजनीति और वार पलटवार पर आपको नेताओं के बयान सुनने चाहिए। सुनिए। भ्रष्टाचारी जो सौरभ शर्मा, इनको जन्म दिया है भूपेंद्र सिंह ने, जो पूर्व परिवहन मंत्री हैं। समरसा, करहल, नहर, चिरुला, ये बड़े यहाँ के सबसे बड़े चेक पॉइंट्स हैं। इन सब पर ये
इकट्ठा भी कई बार पदस्थ रहा है एक आरक्षक होकर के। ये कृपा माननीय भूपेंद्र सिंह जी की थी। एक भी ऐसी नोटशीट दिखा दें कि जिसमें मैंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति की अनुशंसा की हो या अनुमोदन किया हो या सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा हो। मैंने भूपेंद्र सिंह जी की नोटशीट दिखा दी। सौरभ शर्मा का ये नियुक्ति पत्र है। इस नियुक्ति पत्र में बाकायदा बिंदु क्रमांक 2 पर जिक्र है कि इनके निज सहायक भूपेंद्र सिंह जी के निज सहायक को लिखा गया और उनकी स्वयं की नोटशीट का जिक्र है। ये वह नोटशीट है जिसमें भूपेंद्र सिंह जी का हस्ताक्षर है और वो स्वयं कलेक्टर के एक ऐसे पत्र का संज्ञान ले रहे हैं जो कलेक्टर ने उनको कभी लिखा ही नहीं है, लेकिन स्वतः संज्ञान ले रहे थे क्योंकि उनको इस भ्रष्टाचारी सौरभ शर्मा को संरक्षण देकर के मोटी कमाई करनी थी। भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग दोषी हैं, अगर सही तरीके से जांच हो तो बीजेपी का एक भी मंत्री सड़क पर नहीं रहेगा, ऑफिस में नहीं जा सकता, घर में नहीं रह सकता, सबको जेल में जाना पड़ेगा। सौरभ शर्मा के मामले पर अब तक क्या क्या हुआ और क्या राजनीति हो रही है, सब कुछ आपको बता दिया हूं। और विस्तार न्यूज़ में जब आप सीधे मुद्दे की बात देखते हैं तो आप जानते हैं कि हर खबर का विश्लेषण विस्तार से होता है, इसलिए आपको सब कुछ बता दिया, हर पहलू बता दिया, हर किरदार बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे कौन सी खबर है ये बता देते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पुल धंस गया है और लिखा है रास्ता बंद है। भोपाल टू राजगढ़ रास्ता बंद है। कैसे धंस गया, रास्ता कैसे बंद हो गया, जानना चाहते हैं? देख लीजिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पुल धंस गया और क्योंकि पुल धंस गया है तो लोग उस पुल से आ जा नहीं सकेंगे। क्योंकि पुल से आ जा नहीं सकेंगे इसलिए करीब 50 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। आपकी यात्रा से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला, आपके आने जाने से जुड़ा हुआ है, आपके डीजल पेट्रोल से जुड़ा हुआ है, आपके खर्च से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुल टूट जाना मेरे लिए प्राइम टाइम की खबर है। आप जब 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चक्कर लगाते हैं तो आप इरिटेट होते हैं कि नहीं होते हैं? ट्रैफिक में थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुक जाती है तो परेशान होते हैं या नहीं होते हैं? जाम लग जाता है तो परेशान हो जाते हैं। जब 50 किलोमीटर का चक्कर आपको लगाना पड़ेगा तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको इस जानकारी से अवगत कराऊं। ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं आपको कहूं कि ये रास्ता बंद है। भोपाल टू राजगढ़ अगर आप जा रहे हैं तो इस खबर को देख लीजिए। समझ गए आप? क्योंकि जनता को परेशानी होगी इसलिए इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे और जिम्मेदारों से सवाल भी करेंगे। पूरी खबर बता देता हूं। राजधानी भोपाल की राजगढ़ सीमा पर बना पुल जो है धंस गया है। पार्वती नदी पर बना यह पुल 49 साल पुराना था जो कि बैरसिया नरसिंहगढ़ रोड पर बना था। पुल को साल 1976 में बनाया गया था। पुल के धंसने के बाद यहां से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई, जिससे गांव आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पुल नरसिंहगढ़ को नजीराबाद, बैरसिया, विदिशा और भोपाल से जोड़ता है। आसपास के लोगों ने बताया कि 2 साल पहले इस पुल की मरम्मत कराई गई थी। पुल धंसने की खबर मिलते ही बैरसिया के एसडीएम आशुतोष शर्मा ने रात करीब 9 बजे मौके पर पहुंचकर पुल की जांच की। इसके बाद पुल पर बैरिकेडिंग करते हुए दोनों तरफ से रास्तों को बंद कर दिया गया। फिलहाल पुल के दोनों तरफ पुलिस का पहरा है। पुल की असल स्थिति पता करने के लिए विस्तार न्यूज की टीम भी पार्वती नदी के इस पुल पर पहुंची। जब विस्तार न्यूज की टीम पुल पर पहुंची उसी समय एमपीआरडीसी की टीम भी पुल की जांच करने पहुंची हुई थी। टीम ने बताया कि शुरुआती तौर पर देखने में यही लग रहा है कि ब्रिज के पिलर के नीचे बड़ा गड्ढा हो गया है जिससे पिलर धंस गया है और पुल को नुकसान हुआ है। पुल पर ही स्थानीय गांव के प्रधान पति भी मिले। उनका कहना है कि 7 जनवरी को ही उन्होंने पुल की शिकायत की थी लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं दी। अगर इस बीच कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? जांच टीम के अधिकारियों ने यहां तक कह दिया कि जो आपने देखा है वही हमें दिखा रहे हैं और कुछ नहीं पता है। देख लीजिए रिपोर्ट। पार्वती नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है लेकिन छोटे वाहन अभी भी चल रहे हैं। टीम आ चुकी है। देखिए
एमपीआरडीसी की टीम यहाँ पर आ चुकी है, इंस्पेक्शन चल रहा है, जायजा लिया जा रहा है कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद मीटिंग होगी, एसडीएम साहब भी आएंगे और विचार किया जाएगा कि आखिर करना क्या है। दोनों ही तरफ से एसडीएम आने वाले हैं। एमपीआरडीसी की टीम बारीकी से जांच कर रही है, पुल का मुआयना कर रही है। पहले नीचे से पुल को देखा, ऊपर की तरफ पुल को देखा जा रहा है कि कितना नुकसान आखिर हो गया है। लेकिन फिर भी सवाल खड़े होंगे कि मरम्मत हो चुकी थी इस पुल की, 2 से 3 साल पहले इस पुल की मरम्मत हुई थी, लेकिन आखिर कैसी मरम्मत की गई है जो फिर पुल क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो गया है। पुल की हालत आप देख ही सकते हैं फिलहाल किस तरीके से पुल जर्जर हो चुका है। अभी क्या देख रहे हैं सर आप, कितना नुकसान हुआ है? देख रहे वही दिख रहा है। अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ? मुझे ये दिख रहा है सर कि पुल पर जब कोई वाहन आता है तो पुल पूरा हिल जाता है, झूल जाता है। अभी अपन और भी कुछ दिख रहा है क्या? जैसे पुल आपको टेढ़ा दिख रहा है ना, अभी अपन देख तो लें आगे है क्या, हुआ क्यों है। जैसे दिख रहा है अभी वैसे ही दिख रहा है। पहले अंदर का माल तो देख लें कि क्या मटेरियल क्या है, क्या हुआ है, पहले वो देख लें। अभी तक जो देखा आपने उसमें क्या पता चला? जैसे जो आपने देखा तकरीबन वही अभी अपने को दिख रहा है, आगे कुछ नहीं समझ। अरे जब हमारे जैसा ही देखना है तो अधिकारी काहे बने हैं भाई साहब? हम तो आप ही से पूछेंगे ना कि क्या देखा आपने, और आप अगर ये नहीं बता पा रहे हैं और अगर आप ये कह रहे हैं कि जो आपने देखा वही हमने देखा, तो काहे की डिग्री लेकर अधिकारी बने? फिर तो हमारा रिपोर्टर ही देख लेगा और बता देगा कि मरम्मत कहाँ करना है। हद है, ये अधिकारी हैं, इनका जवाब सुनिए। खैर आगे बढ़ते हैं। आपका आवागमन बाधित ना हो इसलिए जिम्मेदारी से ये खबर दिखा दिया। भोपाल से राजगढ़ में पुल धंस गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कहाँ की है। वादा किया हूं कि महाकुंभ की हर खबर बताऊंगा, और जो वायरल गर्ल है कुंभ से लौट रही, क्या हो गया इनको? एक तरफ कुंभ की भव्य और दिव्य तस्वीर और दूसरी तरफ इस भव्यता और दिव्यता इतनी भीड़ में वायरल गर्ल की चर्चा। चूंकि खबर है, वादा किया हूं महाकुंभ का हर अपडेट रोज बताऊंगा। आज कौन सी तस्वीर चर्चा में है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज कौन सी खबर ट्रेंडिंग में है वो भी जान लीजिए। चलिए, महाकुंभ में वायरल हो रही हर्षा रिछारिया भावुक हो गई हैं। साधु संतों के सवाल उठाने से नाराज हो गई। स्वामी आनंद स्वरूप को तो कह दिया है कि आपको पाप लगेगा स्वामी जी, पाप लगेगा। इतना ही नहीं, हर्षा रिछारिया ने महाकुंभ छोड़कर जाने का भी फैसला कर लिया है। हर्षा को लेकर जारी बवाल पर एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करें। देखिए रिपोर्ट। देखिए, मैंने किसी को भी नहीं बोला कि मैं साध्वी बनूंगी ही बनूंगी। कोई इस पे बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बुरा लगा तो बुरा लगने दो। एक धर्म का, एक त्रिपुंड का, तिलक का, भगवा वस्त्र का मजाक बनाते दिखना क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? ऐसे लोगों के लिए हम कहेंगे आप श्रद्धालु के रूप में आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन गेरुआ कपड़े की मर्यादा रखिए। वो इस कुंभ में आकर कोई भी संस्कृति के विरुद्ध पहनावा नहीं पहन रही है, कोई व्यवहार नहीं कर रही है, कम से कम वो कुंभ की गरिमा रख रही हैं। यहाँ पर जप तप यज्ञ अनुष्ठान के लिए पूज्य संत महात्मा महामंडलेश्वर आते हैं, अपने रूप का प्रदर्शन करने नहीं आते। सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना की भूमि है। यहाँ जितनी मर्यादाएं रख सकें हम, जितनी पर्व परंपराओं के प्रति पवित्रता का ध्यान रख सकें, उतना ही हम इस कुंभ को सशक्त और समर्थ बना सकेंगे। भारतवर्ष की बेटी अगर उसने भगवा कलर पहन लिए, हिंदू धर्म की बेटी ने, हिंदू ने, उसने भगवा कलर के कपड़े पहन के, उस पे आपत्ति हो रही लोगों को, ये तो बहुत शर्म की बात है ना। फिलहाल यहाँ से मुझे लगता है जाने की जरूरत है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि महाकुंभ की वायरल गर्ल हर्षा रिछारिया कुंभ छोड़कर चली गई। अभी महाकुंभ में क्या अपडेट है वो भी आपको दिखाने का वादा मैंने किया, इसलिए मेरे 3 सहयोगी आपको दिखाई देंगे। कहां कहां दिखाई देंगे? दुर्गेश साहू दिखाई दे रहे हैं आपको सावधान मुद्रा में, रितु भी अलर्ट हो गई हैं, और अनमोल, दरबार कम करो, इधर देख लो, देखो ये अलग ट्रिप में है, ये आज ही पहुंचे हैं महाकुंभ। अनमोल तिवारी आपको दिखाई देंगे। अनमोल कहां खड़े हैं? सबसे पहले आप ही से बात कर दें। आज कुंभ आप पहुंचे हैं और वहां दरबार भी करना शुरू कर दिए हैं, कहां खड़े हैं? जी देखिए, जब मैं यहाँ आया तो मैं
यही सोच रहा था कि कब मुझे मौका मिलेगा कि मैं ग्राउंड पर उतरूं और लोगों के बीच जाऊं और उनके उत्साह को समझूं। और कहा जा रहा है यहाँ पर देखिए कि सनातन का गर्व, महाकुंभ का पर्व। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ पवेलियन में हूं और मेरे पीछे ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक आपको दिखाई देगी। ये देखिए किस तरीके से ग्रामीण परिवेश जो है यहाँ दर्शाया गया है। मांदर से लेकर के, ढोलक से लेकर के, तमाम जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है पारंपरिक, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और एक बार किशन वाइड फ्रेम में ये तस्वीर दिखाइएगा। ये बहुत खास तस्वीर है छत्तीसगढ़ पवेलियन की, जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यहाँ बनाया गया है लोगों के लिए। इसमें देखिए छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उसको दर्शाया गया है, प्रसिद्ध आभूषण जो है उसको दर्शाया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है इस पूरे छत्तीसगढ़ पवेलियन को सजाया गया है। अब मैं आपको मिलवाता हूं उन लोगों से जो छत्तीसगढ़ से हैं और जो महाकुंभ में आए हैं यहाँ का आनंद लेने। तो आप लोग छत्तीसगढ़ से हैं, तो बातचीत शुरू करते हैं। जी 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 तो एक बार नारेबाजी हो जाए कुछ। हाँ, सबसे पहले तो जो है छत्तीसगढ़ मातारी की एक बार जयकारा हो जाए छत्तीसगढ़ मातारी, छत्तीसगढ़ी मातारी की जय। हर हर गंगे, हर हर माता की जय, भारत माता की जय, प्रयागराज कुंभराज की। ये उत्साह देखिए ज्ञानेंद्र जी, हम लोग छत्तीसगढ़ पवेलियन में हैं और लोगों से बातचीत करना मैं शुरू ही किया, वो छत्तीसगढ़ महतारी की जय कहने लगे। अब बातचीत कर लेते हैं। आप लोग आज पहुंचे हैं, कैसा व्यवस्था यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पे रहने का खाने का कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्था जो है बहुत अच्छी और सुदृढ़ है और सुव्यवस्थित तरीके से। कहाँ से हैं ये बता दीजिए? हम तो यहाँ मतलब जो भिलाई से हैं। भिलाई से हैं। आप कहाँ से भैया? धमतरी से हैं हम लोग। धमतरी से हैं। तो धमतरी से आए हैं यहाँ, तो बहुत सोच समझ कर आए होंगे कि जा रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था मिलेगा। है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी तक यहाँ पहुंचे, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब अंदर जाके देखते हैं, रहने खाने का बहुत अच्छा बता रहे भैया लोग, उसके हिसाब से अब देखते हैं क्या है। देखिए एक स्कीम है मैं बता देता हूँ जो छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं कि आधार कार्ड लाइए और यहाँ पर बेड पाइए। जो छत्तीसगढ़ का पवेलियन बना हुआ है, आधार कार्ड आप लेकर आएंगे और बतियाइए, मिलेगा रहने की। आप लोगों से जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया लीजिए, जल्दी जल्दी। कहाँ से आए हैं, क्या देखा, कहाँ से आए क्या देखा? ये प्रयागराज से रहने वाले, करछना से। तो कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़? बहुत बढ़िया लग रहा है जनवा। आप कहाँ से हैं? हम तो खुद इलाहाबाद के हैं। यही के हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ आज घूमने आए तो कैसा लग रहा है यहाँ पवेलियन? बहुत अच्छा लग रहा है। हमको सबको बोलेंगे आने के लिए। हम बोल रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहा है हमको सर। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, जरा जालौन से आए हैं सर, देख ले। आप कहाँ से? आप सिक्योरिटी गार्ड है? सर हम तो यही के हैं, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ की व्यवस्था देख के हमारा दिल जीत लिया सर। दिल जीत लिया हम एक बार। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश चलते हैं। ये उत्साह बनाए रखिए। अनमोल, ठीक है आपकी एंट्री अच्छी थी, महाकुंभ में आपकी एंट्री अच्छी थी, लेकिन दुर्गेश थकना नहीं है यार। सुबह से लेके शाम तक रिपोर्टिंग कर रहे हो, इसका मतलब मुस्कुराओगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सीधे मुद्दे की बात है और सीधे मुद्दे की बात ये है कि आप उत्साही हैं। मध्य प्रदेश में क्या रंग दिखाने वाले हैं दुर्गेश, जरा दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए हमने छत्तीसगढ़ के रंग देखे तो मध्य प्रदेश को कैसे पीछे छोड़ दें। कुछ मीटर दूर ही मध्य प्रदेश का भी पवेलियन तैयार किया गया है। सबसे पहले भव्य प्रवेश द्वार दिखाऊंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर यहां पर लगी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की छटा इस पवेलियन में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ के लोक कलाकारों की, जो मध्य प्रदेश के गायन को यहाँ पर जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और जनता भी भरी पूरी बैठी है यहाँ पर। तस्वीरों में दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। पहली तस्वीर में आपको उन कलाकारों की दिखा देता हूँ जिस समय लोक संस्कृति के मध्य प्रदेश की गायन का प्रस्तुत कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर के पूरे साजो बाजों के साथ और पूरे धुन के साथ यहाँ पर जो है प्रस्तुति दी जा रही है। सुनवा दो जरा दुर्गेश, कौन सा गाना गा रहे हैं, गाना सुनवा दो दुर्गेश भाई, सुनवाइए जरा गाना जल्दी से जाके मंच पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिए गाना सुनाता हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश का गाना है और मध्य प्रदेश के लिए है, तो सुना दीजिए क्या सुना रहे हैं आप। मर मिट जावे खाते तो
तो प्रयागराज की इस धरती पर ज्ञानेंद्र जी मध्य प्रदेश की छला भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मौज करो दुर्गेश, गाना कितना शानदार बज रहा है। मध्य प्रदेश दिखा दिया, छत्तीसगढ़ अनमोल दिखा दिया, संगम कैसे छूट जाएगा। और संगम के रंग में रंगी ऋतु आपको मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऋतु आप क्या दिखाने वाली हैं? कुंभ के रंग अलग अलग लोग दिखा रहे हैं, आपकी चुनौती बढ़ गई है। क्या दिखाने वाली हैं विस्तार न्यूज के दर्शकों को संगम घाट से? बता दीजिए और दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सबसे पहले तो माँ गंगा के दर्शन करा देते हैं और सभी बोल दीजिए एक बार, हर हर गंगे। हर हर गंगे। गंगा के घाट पर मौजूद हूँ और बिना देर किए इस छोटे से बच्चे से आपको मिलवा देती हूँ, क्योंकि बच्चा आज कुछ सुनाने वाला। सबसे पहले अपना नाम बताइए। My name is Aryan Raman Upadhyay। क्या सुनाने वाले आप हमें? मंत्र। कौन सा मंत्र सुना दीजिए? ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् वित्तिर्मुक्षीयमामृतात्। और भी मंत्र आते हैं आपको? और भी आते, भजन आते हैं? तो देखिए और भी लोगों से बात करते हैं ज्ञानेंद्र जी, लेकिन इनसे भी आप मिल लीजिए। ये मध्य प्रदेश के सीहोर की रहने वाली और ये हमारी माइक आईडी देखकर आई कि विस्तार न्यूज अगर यहाँ पहुंचा है तो विस्तार न्यूज से बात कर लेते। कुंभ में आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। योगी जी ने बहुत ही उत्तम व्यवस्था रखी है और मैं सभी से अपील करूंगी कि यहाँ कुंभ में आकर अपने भाव से गंगा माँ का स्नान करें। धन्यवाद। पूरे परिवार के साथ पहुंचिए? जी बिल्कुल। और भी लोग, आप कहाँ से आए? हम आए त्र्यंबकेश्वर से। ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान है, वहाँ पे भी एक महाकुंभ भरता है। लेकिन ये महाकुंभ का महत्व ये है कि 12 साल में एक कुंभ आता है, लेकिन 144 साल का मतलब 12 भाग किया तो 144 साल के बाद ये महाकुंभ आता है। जैसे लघुरुद्र में 11 आवर्तन का एक लघुरुद्र, उसके बाद 121 लघुरुद्र का एक महारुद्र, ऐसे 121 महारुद्र का एक अतिरुद्र, ऐसे ये महारुद्र यहाँ पे आए 144 साल बाद। तो बहुत महत्व है इसका। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि काफी महत्व है इस बार महाकुंभ का, महायोग है। आप लोग अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मान रहे हैं? मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं शहडोल जिले से आया हूँ और ये 144 साल बाद जो मिला है नहाने के लिए, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। बड़े अभाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य कतन बड़े भाग्य से मिला है और हमें 144 साल बाद माँ का दर्शन मिला, नहाने का, स्नान करने का। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, और कुछ लोग हैं जो शाम का वक्त हो चला है लेकिन अभी डुबकी लगाकर निकले। आप लोग कहाँ? ठीक है ऋतु, ठीक है ऋतु, आपने लोगों को सुनवाया। संगम घाट में आपकी मौजूदगी है और संगम देश से हर आदमी पहुंचना चाहता है, डुबकी लगाना चाहता है। आप भी सौभाग्यशाली हैं, विस्तार न्यूज भी सौभाग्यशाली है कि हमारे तीन सहयोगी वहां पहुंचे। दुर्गेश, गाना बहुत शानदार था गुरु, मैं स्टूडियो में बहुत रंग गया था गाने में। और अनमोल, खाना पीना मिल रहा है, टाइम से खा लेना, आज ही पहुंचे और ठंडी ना लगे। और ऋतु, अपना भी ख्याल रखना। कुंभ का रंग इसी तरह से आप तीनों को हर दिन दिखाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है? आपने देश देख लिया, मध्य प्रदेश देख लिया, चलिए अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। और सबसे बड़े शराब घोटाले से सबसे बड़े अधिकारी रहे छत्तीसगढ़ के विवेक ढांड का कनेक्शन सामने आ गया है। विवेक ढांड, कितना बड़ा नाम, विवेक ढांड, कितनी ताकतवर तस्वीर। और काम शराब घोटाला। शराब घोटाले में इतने बड़ी शख्सियत, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों का बॉस रहा हुआ व्यक्ति, शराब घोटाले में नाम आ गया है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शराब घोटाले मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों में बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े अधिकारी का नाम शराब घोटाले में सामने आया है, इसलिए इस खबर पर विस्तार से चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने एक बड़ा दावा किया। ईडी के रिमांड आवेदन में कई बड़े खुलासे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड को भी शराब घोटाले का लाभार्थी बनाया गया, इसलिए सिलसिलेवार तरीके से इस पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा की बात कर लेते हैं। ईडी ने रिमांड आवेदन में कवासी लखमा पर विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को नहीं रोकने का आरोप लगाया है। इसके अलावा इस घोटाले के संरक्षण के लिए कमीशन लेने का आरोप भी लगाया है। स्क्रीन देख लीजिए ध्यान से और बहुत सी जानकारी आप पता कर लीजिए। ईडी का दावा है कि अनवर ढेबर के सहयोगी अरविंद सिंह ने 29 अप्रैल 2023 को ईडी से कहा कि कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए
दिया जाता था। इसके अलावा एपी त्रिपाठी ने भी 3 अप्रैल 2023 में ईडी को दिए बयान में हर महीने 1.5 करोड़ रुपए नगद कवासी लखमा के घर पहुंचाया जाता था, ऐसा बताया। बैग में भरकर पैसा कवासी लखमा के घर जाता था। बताइए, कवासी लखमा से जहां पूछा जाए कुछ तो कहते हैं मैं अनपढ़ हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे फंसाया जा रहा है, बैग में पैसा लेना आता है। अब इन बयानों के आधार पर ईडी ने दावा किया है कि 36 महीने के हिसाब से 72 करोड़ रुपए कवासी लखमा को कमीशन दिया गया है। इसके सबूत 28 दिसंबर 2024 को ईडी के छापे के दौरान मिले और जो पैसे कवासी लखमा को दिए गए उसका इस्तेमाल बेटे के लिए घर बनाने और सुकमा में कांग्रेस भवन निर्माण में किया गया है। मैंने आपको पहले बता दिया। इस घोटाले में AAA सरगना काम कर रहा था। इसमें रायपुर में एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और अरुणपति त्रिपाठी शामिल है। लेकिन ये सभी रिटायर्ड IAS विवेक ढांड के संरक्षण में घोटाला कर रहे थे। इसलिए ईडी ने विवेक ढांड को भी घोटाले का लाभार्थी बनाया है। बताया जा रहा है इस सिंडिकेट में अनिल टुटेजा ने विवेक ढांड की एंट्री करवाई थी। विवेक ढांड को कितना पैसा मिलता था ये ईडी ने अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन विवेक ढांड का नाम आया है तो राजनीति भी शुरू हो गई है। सुनिए नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये सरकार मैं समझता हूं कहीं न कहीं जानबूझकर चुनावी को देखते हुए, चुनावी माहौल को देखते हुए इस तरह की नए नए एंगल निकाल रही है। लेकिन हम भी चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, हम भी चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। कौन फंसाएगा ये किसी के फंसाने पर नहीं। हम तो पहले से जब कल तक विपक्ष में थे तब से इस बात को कह रहे थे और आगे भी कह रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ को लूटने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शराब घोटाले में जिस रिटायर्ड IAS विवेक ढांड का नाम आया है वो कौन है, कहां किस किस पद पर रहे हैं, सब कुछ विस्तार से बता देते हैं। देख लीजिए 1981 बैच के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी विवेक ढांड 1 मार्च 2014 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बने थे। 2014 से 2017 तक रमन सिंह के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव रहे। विवेक ढांड 3 साल 7 महीने तक इस पद पर रहकर सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहने का रिकॉर्ड भी बनाया। साल 2017 में विवेक ढांड रिटायर हो गए, लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद प्रमुख पदों पर ढांड को रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्तियां मिलती रहीं। क्यों मिलती रहीं? ये सरकारें ऐसा पद क्यों देती हैं? आपको पता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन इसी तरह का सामने आता है। रिटायर हो गया एक व्यक्ति, रिटायरमेंट में अपना जीवन बिता रहा है, लेकिन नहीं, उन्हें उपकृत करना है। क्यों? समझ गए आप? विवेक ढांड 2018 में रेरा के चेयरमैन बनाए गए। इसके बाद भूपेश सरकार ने विवेक ढांड को नया आयोग छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग बनाकर उसका प्रमुख बना दिया। इस आयोग का काम राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए था, सुझाव देने के लिए एक आयोग बनाया गया था। लेकिन 2023 में जब बीजेपी सरकार बनी तो विवेक ढांड ने खुद से ही इस्तीफा दे दिया। रिटायर्ड IAS विवेक ढांड की हिस्ट्री बहुत दिलचस्प है। इनका कनेक्शन IAS बनने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से था। विवेक ढांड को अनिल टुटेजा ने सिंडिकेट में एंट्री करवाया, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विवेक ढांड का पुराना नाता रहा। विवेक ढांड रायपुर के रहने वाले हैं। अविभाजित छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग हुई थी। ढांड ने रायपुर के साइंस कॉलेज में पढ़ाई की और साइंस कॉलेज में ही 1979 में और 1980 के बीच शिक्षक रहे। तब भूपेश बघेल साइंस कॉलेज में पढ़ाई करते थे। भूपेश बघेल ढांड के स्टूडेंट रहे। इसका जिक्र मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल सार्वजनिक मंच पर कर चुके। आप समझ गए? सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में एक एक करके बड़े बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड का नाम भी सामने आ गया है। ईडी का दावा है कि पूरा गेम प्लान ढांड ने ही तैयार किया था। शराब घोटाले में ढांड का भी हिस्सा ज्यादा था। बता दें कि इस मामले में ढांड के यहां भी पहले छापा पड़ चुका है और अब ईडी के रिमांड आवेदन में विवेक ढांड का नाम आ गया है। आगे कोई भी अपडेट होगा, किसी अधिकारी के तार इस तरह से जुड़ेंगे तो शराब घोटाले की हर खबर जैसे मैं आपको बता रहा हूं बताता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है? अगली खबर नक्सलियों के एनकाउंटर का सबसे बड़ा सबूत है। नक्सलवाद के खात्मे की तस्वीर बीजापुर से आ रही है, बस्तर से आ रही है। एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 12 नक्सलियों को हमारे वीर जवानों ने ढेर कर दिया है। शौर्य और साहस की ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। 12 नक्सलियों का शव लेकर
सुरक्षा बल बीजापुर पहुंच गए हैं। बीजापुर मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में 2000 से ज्यादा जवान शामिल हुए। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस बार नक्सलियों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के हथियार बनाने वाली देसी फैक्ट्री को जवानों ने जंगल में ही नष्ट कर दिया है। नक्सलियों को मारने के बाद जवानों ने जंगल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। अब एक एक करके आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। घने जंगलों को पार करके जवान बड़ी सफलता के साथ बीजापुर लौट आए। सुबह से बाइक पर सवार होकर जवान बीजापुर की तरफ लौट रहे थे। जवानों की आंखों में कामयाबी की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए सबसे पहले इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले असली हीरोज की कहानी से ही शुरुआत करूंगा। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौटे जवानों की तस्वीरों को समेटती हमारे सहयोगी नितेश गर्ग की एक रिपोर्ट देखिए। नितेश गर्ग लगातार उन जवानों से बात किए हैं जिन्होंने ये सफलता दिलाई। देखिए नितेश की रिपोर्ट। एक अलग महसूस होता है, नक्सलियों को मार गिराना है ऐसे करके। नक्सली साफ होगा, मारेंगे नक्सली को। बहुत अच्छा महसूस हुआ है। कितनों को मारे? 12। भी और कार्रवाई होगी, नहीं तो मारे जाएंगे पूरे। कई नक्सली ढेर हुए इससे बहुत नक्सली ढेर हुए। वही उसमें बदला लिए जाते हैं। आपको सलाम, जय हिंद। जवानों का जोश हाई है। जवान बीजापुर आए तो अपने साथ भारी मात्रा में हथियार भी लेकर लौटे। इन हथियारों में कई तरह के राइफल के साथ साथ पहली बार देसी रॉकेट लॉन्चर भी देखने को मिला। साथ ही 12 नक्सलियों के शव थे जिसे बीजापुर पुलिस मुख्यालय में रखा गया था। इस मुठभेड़ में 5 महिला नक्सली भी मारी गई हैं। 1 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नक्सलियों का ऐसा हश्र होने वाला है। नक्सलियों के सबसे खतरनाक बटालियन कंपनी नंबर 1, जिसका कमांडर हिडमा, जिसकी सुरक्षा 4 लेयर में होती है, उसी बटालियन को हमारे जवानों ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आपको मुठभेड़ की पूरी कहानी बता देता हूं। 14 जनवरी की रात को बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा से डीआरजी की टीम सबसे बड़े ऑपरेशन के लिए निकली। डीआरजी के साथ कोबरा और सीआरपीएफ के जवानों की बहुत बड़ी टीम तेलंगाना बॉर्डर पर जंगल और पहाड़ों के बीच स्थित पुजारी कांकेर के लिए निकली। 15 जनवरी की रात हजारों जवानों की टीम पहुंची और पहाड़ी को चारों तरफ से कवर किया गया। अगले दिन 16 जनवरी की सुबह 9 बजे से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई, जो देर रात तक चली। कल 9:30 बजे भी हमारी टीम लगातार आपको अपडेट बता रही थी, रात 10 बजे भी बता रही थी। सुकमा में इस पूरे ऑपरेशन के बाद जवानों को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों को नक्सलियों की सुरंग मिली है। सुकमा डीआरजी के जवान इस सुरंग के अंदर भी गए। इस सुरंग में नक्सलियों ने हथियार और विस्फोटक बनाने का सामान रखा था। नक्सली नई तकनीक अपनाकर जवानों को नुकसान पहुंचाने के फिराक में थे। इस सुरंग में जाने के बाद पता चला कि नक्सली बम बनाने के लिए कांच की बोतल का इस्तेमाल कर रहे थे। सुरंग से हथियार बनाने की मशीन, बिजली वायर, बॉटल बम और भारी मात्रा में नक्सलियों के सामान मिले। ये तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको सबसे पहले दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप ये तस्वीर कहीं नहीं देख पा रहे होंगे। बस्तर के 3 जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के जिस सरहदी इलाके में मुठभेड़ हुई, वहां नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, कंपनी नंबर 9, पामेड़ एरिया कमेटिया के नक्सली सक्रिय हैं। और सभी इसी इलाके में खूंखार नक्सली हिडमा भी रहता है। तो ऐसे समझिए कि जवानों ने इस बार हिडमा को ही घेर लिया था। शुरुआत में खबर हमने दिखाई थी ना कि 50-60 नक्सली घिर गए हैं और उसके बटालियन के नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के खात्मे पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करें। देखिए। तीस से 35 किलो का वजनी सामान लेकर ये निकलते हैं और
चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो बंदूक हो, सब कुछ ये टांग कर चलते हैं और 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये नक्सलियों का संहार करते हैं। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ जिसमें हमारे जवानों का करीब 1800 हमारे जवान थे। उनके जॉइंट ऑपरेशन में 12 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। समझ गए आप। जैसे जवान जाते हैं ना ऑपरेशन में, वैसे ही मेरे दो सहयोगी ऑपरेशन में थे। मेरे सहयोगी संजय ठाकुर दिखाई दे रहे हैं, जो रात को ही ये खबर बताने के बाद निकल गए थे जोखिम भरे इलाके में, और रात को ही संजय ने कहा था कि नितेश को भी रायपुर से निकाल दीजिए, खबर बड़ी है। नितेश और संजय दोनों साथ में हैं, दोनों ही बता दीजिए कि आपने क्या देखा और क्या दिखाई दिया, क्या उम्मीद करते हैं आप नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ चले हैं हम। संजय। नितेश इस वक्त बिल्कुल, देखिए नितेश इस वक्त मेरे साथी हैं। मैं पहले बता देता हूं कि मेरी अधिकारियों से क्या कुछ बात हुई, पुलिस के आला अधिकारियों से। पुलिस के आला अधिकारियों ने साफ तौर पे ये बात कही कि इससे पहले जब भी बटालियन नंबर 1 से जवानों का सामना हुआ है, उस वक्त जवानों को बड़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है, लेकिन ये पहली बार है जब बटालियन नंबर 1 को नक्सलियों ने जवानों ने पीछे धकेला है, उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं इससे जवानों का मोराल हाई है, क्योंकि जवानों से सीधे बात की थी, उन जवानों से जो इस मुठभेड़ में शामिल थे नितेश ने। नितेश, क्या कुछ बात हुई जवानों से, क्या कुछ अंदर की स्टोरी निकली? जी बिल्कुल, देखिए जवानों का साफ तौर पर कहना था और एग्रेशन भी दिख रहा था 6 तारीख का, कि जिस तरीके से नंबर 1 बटालियन ने नाक में दम कर रखा था, जवाब तो देना है और यहीं नहीं रुकना है। हर जवान ये कह रहा था कि ये लड़ाई यहीं नहीं थमेगी, जब तक ये घुटने नहीं टेक देते और इस तरीके की कायराना हरकत बंद नहीं करते, हम इसी तरीके से एक्शन करते रहेंगे और हम पूरी तरीके से इसी तरह से मुस्तैद रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जोश हाई है, यही उसका मर्म है। संजय और नितेश, अभी समय इतना ही है, बुलेटिन का समय ओवर हो गया है, लेकिन एक जरूरी खबर और दिखाना है, इसलिए माफी चाहते हुए मैं जा रहा हूं। संजय और नितेश, आप अपना ख्याल रखिए और दोनों ही लोग खाइए और आराम कीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आज ये खबर आपको बताना जरूरी है। कौन सी खबर है? छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान किरण सिंह देव अध्यक्ष थे और रहेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान एक बार फिर किरण सिंह देव को सौंप दी गई है। किरण सिंह देव छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए किरण सिंह देव के नाम की घोषणा की। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई कैबिनेट मंत्री भी इस जश्न में शामिल हुए। नाम के ऐलान के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल था। बीजेपी ऑफिस से आई तस्वीरों और बयानों पर पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से आपको बताएंगे कि किरण सिंह देव को फिर से मौका देने के पीछे की असली कहानी क्या है। पहले देखिए आज कैसी तस्वीर थी। आज आप लोगों ने उनको फिर से प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया है, इसलिए अगले कार्यकाल के लिए मैं किरण सिंह देव जी को छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के नाते घोषित करता हूं। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण सिंह देव जी को अपने तरफ से और पूरी सरकार के तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर किरण सिंह देव कौन है। देखिए ध्यान से, किरण सिंह देव पिछले 30 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। पेशे से वकील हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत की। 1985 यानी कि मेरे पैदा होने से 1 साल पहले छात्र संघ के अध्यक्ष बने। 2000 में युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 2002 से 2005 तक जिला अध्यक्ष रहे। 2005 से 2009 तक प्रदेश महामंत्री रहे। 2014 तक नगर निगम के महापौर रहे। 2023 में पहली बार विधानसभा का टिकट मिला और जगदलपुर से विधायक चुने गए। बीजेपी को 2023 में मिली बंपर जीत के बाद 21 दिसंबर 2023 को किरण सिंह देव को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पिछले साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में किरण सिंह देव के नेतृत्व में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। 11 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती और अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान किरण सिंह देव को सौंप दिया गया है। किरण सिंह देव जगदलपुर से पहली बार विधायक बने हैं। साफ सुथरी छवि होने के कारण कई बड़े नेता उन्हें पसंद करते हैं। लोकसभा में 10 सीटों पर उनके नेतृत्व में कमल खिला। किरण सिंह देव के अध्यक्ष रहते ही रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। चलिए समय हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए विस्तार न्यूज में सीधे मुद्दे की बात में मुझे इजाजत दीजिए।